हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कई बार कि हिस्ट्री के बारे में बता कौन रहा है, किसने बताया उन्हें, ये जो रेफरेंसेस हैं, ये सोर्सेज हैं, मिले कहाँ से। इतिहासकारों की बात करें, जियोलॉजिस्ट की बात करें, आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें, ठीक है। और ये जो इवेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जैसे बुद्धा का जन्म, जैनिज्म कब आया, है ना, बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, ये सारी चीजें, है ना, तो इनके लिए क्या टाइमलाइन होता है, हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें हमारे माइंड में कई बार आती है। सो इसीलिए जो बढ़िया सा हमारा चैप्टर है टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इसका मैं आपके लिए विद इन 15 मिनट्स ओपी सीरीज, ओपी स्टाइल में हम पढ़ने वाले, रैपिडली रिवीजन करने वाले हैं इस चैप्टर का, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं कोमल आपका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट चैनल है अकेडमी ऑफ एजेस क्लास 6 to 10 पे। सो स्टार्ट करते हैं भाई। सो जैसे कि चैप्टर 4 है, यानी हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, है ना, इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर का किया था, इसके बाद हम फोर्थ पे आ गए, क्योंकि स्कूल भी यही प्रोसेस फॉलो करता है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट। भाई हम पास्ट के बारे में समझते कैसे, कौन है जो बैठा रहता है बताने के लिए, तो ये कुछ लोग हैं जैसे जियोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजिस्ट। मैम अब ये कौन है, और भी लोग हैं लेकिन इनको समझते हैं। देखो यहाँ पे बात करें जियोलॉजिस्ट की, अगर जियोलॉजिस्ट की बात करें, है ना, तो आप ये इमेज देखो, ये वाली जो सामने दिख रही है, स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक सॉइल, स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सी, ओशंस एंड अदर सच पार्ट्स ऑफ द अर्थ। जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो अर्थ के फिजिकल फीचर्स, यानी अर्थ के नेचुरल फीचर्स की स्टडी करते हैं, और फिर उसके बारे में हमें पता चलता है। नेचुरल फीचर्स जैसे मिट्टी के बारे में जानकारी ले ली, स्टोन्स के बारे में, हिल्स के बारे में, माउंटेन्स, रिवर, सी, ओशन एंड अदर सच पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो ये है हमारे जियोलॉजिस्ट। पैलियोंटोलॉजिस्ट की बात करें तो ये क्या करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, और ह्यूमंस के रिमेन्स जो मिलियन ऑफ ईयर्स से मिट्टी में मिल गए हैं, यानी फॉसिल्स के फॉर्म में, उनकी स्टडी करते हैं। देखो क्या होता है, प्लांट्स, जैसे प्लांट्स खराब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, है ना, तो धीरे धीरे वो मिट्टी मिल जाते हैं। ह्यूमन बींग्स, वो उनकी डेथ हो जाती है, उनको दफना दिया जाता है, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाते हैं मिट्टी में। सेम विथ एनिमल्स। तो यहाँ पे फॉसिल्स के फॉर्म में वो होते हैं, और उनकी स्टडी कौन करता है, पैलियोंटोलॉजिस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये दोनों लोग हो गए जो हमें पास्ट के बारे में बताते। फिर अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये क्या होते हैं, ये ह्यूमन सोसाइटीज की स्टडी करते हैं। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, मैं ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी कर रही हूँ कि पहले के लोग कैसे थे, क्या खाते थे, कैसे जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, सिविलाइजेशन कब आया, कब जनपद बने, महाजनपद बने, आज का क्या कल्चर है। तो ये सारी चीजों की जब मैं स्टडी कर रही हूँ कि ह्यूमन सोसाइटी पहले कैसी थी और अब कैसी प्रेजेंट टाइम तक, है ना, तो वो होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम्स टू द प्रेजेंट। देन आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें, जिन्हें बोलते हैं पुरातत्व विभाग वाले, तो इन्हें क्या करते हैं, ये जो भी खोद के, जमीन से खोद के, जैसे उन्हें पीपल मिल गए, है ना, मतलब लोग ऐसे नहीं कि बोलेंगे अरे तुमने मुझे खोदा, हाय हेलो, नहीं, ऐसा नहीं है। बोन्स मिल गए, रिमेन्स मिल गए, है ना, प्लांट्स, एनिमल्स के जो भी पार्ट्स हैं, बोन से कोई भी चीजें जो पीछे रह गई, है ना, दबी रह गई, टूल्स हो गए जो दबे रह गए, पॉट्स हो गए, बीड्स हो गए, कॉइन्स हो गए, है ना, या बिल्डिंग के रिमेन्स हो गए। तो इन सब की स्टडी करने का काम कौन करते हैं, हमारे जो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो फिर से बताती हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो स्टडी करते हैं पास्ट की जो भी रिमेन्स होते हैं, उनको डिग करके, बाय डिगिंग अप द रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स लेफ्ट बिहाइंड, सच एज टूल्स, पॉट्स, बीड्स एटसेट्रा। सो 4 हमने लोग पढ़े, है ना। हम बात करें जो है जियोलॉजिस्ट की, पैलियोंटोलॉजिस्ट की, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एंड आर्कियोलॉजिस्ट की, तो ये कौन होते हैं, ये हमें पास्ट के बारे में बताने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेते चलना बच्चा, इतने अच्छे से बता रही हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। नाउ हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को जो है टाइम में मतलब कैसे मेजर किया जाता है इतिहास में, तो प्रेजेंटली अगर हम बात करें, हम किसका यूज करते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर, है ना, वर्ल्ड वाइड सब यूज करते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ लोग चाहे तो कोई हिंदू जो लोग हैं हिंदू कैलेंडर फॉलो करते हैं, मुस्लिम कैलेंडर फॉलो करते हैं, ज्यूइश लोग ज्यूइश कैलेंडर फॉलो करते हैं, चाइनीज एंड अदर कैलेंडर्स भी होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे फेस्टिवल्स की डेट वगैरह कैलकुलेट करने के काम आते हैं, या जो भी ऑस्पिशियस इवेंट होते हैं उनको कैलकुलेट करने का काम आते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या है, थोड़ा सा प्लीज बता दो। तो भाई मैं पहले ही बता देती हूँ। यहाँ पे अगर बात की जा रही ग्रिगोरियन कैलेंडर, मतलब जिसमें 365 डेज होते हैं, है ना, 12 मंथ्स होते हैं, है ना, मतलब कॉमनली जो हम फॉलो करते हैं, 1 वीक होता है ना, लीप ईयर होता है, रुको भाई वीक की स्पेलिंग ऐसी हो गई जो समझ में भी नहीं आ रही, है ना, 1 वीक होता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च जो है आपके मंथ्स होते हैं, आपका वीक होता है संडे, सैटरडे, मंडे, जो भी है। तो बेसिकली कॉमन कैलेंडर जो वर्ल्ड वाइड है ना, मोर देन ज्यादा पॉपुलेशन, हाफ से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादातर ग्रिगोरियन कैलेंडर ही फॉलो करती है। तो बेसिकली जो कैलेंडर आप अपने घर में देखते हैं, जिसको देखकर आप जो है समर वेकेशन का इंतजार करते हैं, एग्जाम्स के लिए डरते हैं, रिजल्ट का वेट करते हैं, तो ये वही कैलेंडर है जिसको हम ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और साइड बाय साइड अदर कैलेंडर्स का भी यहाँ पे यूज किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं, टाइमलाइन क्या होता है? तो बेसिकली टाइमलाइन समझते हैं। टाइमलाइन इज अ कन्वीनियंट टूल टू मार्क सच इवेंट्स एज इट शोज अ सीक्वेंस ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स कवरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड एंड इट रन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट विद अ फ्यू इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करके बताऊं कि क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जैसे टाइमलाइन है, मैंने टाइमलाइन बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा टाइमलाइन बन गया भाई, टेढ़ा नहीं बनाना है भाई, हमें अच्छा सा टाइमलाइन बनाना है, मेरे बच्चों को अच्छे समझ में आए। तो जैसे ये है ना, यहाँ पे हमने क्या करा कि इस टाइम पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, है ना, जीसस क्राइस्ट का यहाँ पे क्या है, बर्थ। अब इससे पहले का टाइम हम क्या ले लेंगे भाई, ये जो रहेगा हमारा बीसी, बिफोर कॉमन एरा, है ना, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, ये भी बीसीई रहेगा, बिफोर कॉमन एरा। तो जैसे मैंने बोल दिया कि भाई ये जो है आपका 200 या 100 मान लो, है ना, ये आपका 100 BCE, ये आपका 200 BCE, है ना, ये आपका 300 BCE है। फिर आगे यहाँ पे इस तरफ देखें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जैसे 100 CE, है ना, ये हो जाएगा आपका जैसे 200 CE, फिर ये हो जाएगा आपका 300 CE। बेसिकली क्या है, ये कैसा चलता है, ये चलता है आपका फॉरवर्ड। आप देखोगे कि मैम ये जो हमारा CE है, CE का मतलब क्या होता है, CE की बात करें तो इज इक्वल टू कॉमन एरा। CE का मतलब क्या होता है, CE का मतलब होता है कॉमन एरा, या आप इसको AD भी बोल सकते हैं, AD भी बोल सकते हैं, एनो डोमिनी, AD भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ये कैसे चलता है, ये आपका चलता है भाई बैकवर्ड, पीछे, मतलब आप देखोगे ना 300, 200, 100 इस तरीके से यहाँ पे ये चल रहा है। इसकी बात करें यहाँ पे तो ये कैसा रहेगा, ये आपका है BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, ये है आपका BC और ये हो जाएगा इसको और BC भी बोलते हैं, यानी जीसस क्राइस्ट से बिफोर बर्थ का टाइम, है ना, जीसस क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट, सॉरी, है ना, मतलब जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उससे पहले का टाइमलाइन। तो बेसिकली टाइमलाइन क्या बता रहा है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स। फॉर एग्जांपल अब आप बोल रहे मैम इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो समझा ही नहीं, तो जैसे हम बोलेंगे कि यहाँ पे इस टाइम पे हुई थी, जस्ट रेफरेंस के लिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे बिगनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी हुई थी भाई, इंसानियत बिगनिंग हुआ था, इस टाइम पे हंटिंग गैदरिंग हुई थी, HG मैं ऐसे रेफरेंस के लिए बता रही हूँ। इस टाइम पे जो हम कह सकते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पे मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी बनी थी, इस तरीके से। फिर इस टाइम पे हम बोलेंगे जैसे हमारा कह सकते हैं, हमारा जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, है ना, मुगल्स आए थे, है ना, आज़ादी मिली थी 1947 पे। तो बेसिकली हमने क्या देखा, एक एक चीज नहीं बताई जा रही यहाँ पे, सिर्फ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फिर से देखते हैं टाइमलाइन क्या होता है, कन्वीनियंट टूल होता है जो ऐसे इवेंट मार्क करता है ना, जो डेट्स एंड इवेंट्स बताती है किसी भी पर्टिकुलर पीरियड का। ये कब से स्टार्ट होता है, मतलब ह्यूमैनिटी, मतलब जब से स्टार्ट हुई थी तब से लेके अब तक। और ये क्या मार्क करता है, फ्यू इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, मतलब हर चीज मार्क नहीं करेगा। अब आप भी अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट इवेंट्स ही याद रखते हो ना, हर एक दिन तो आपको याद नहीं रहेगा। आपको याद रहेगा अरे मम्मी पापा की शादी हुई थी और मेरा बर्थडे तब आता है, अरे देखो मेरे भाई का बर्थडे तब आता है। आप इंपॉर्टेंट चीजें याद रख रहे हो, बर्थडे एनिवर्सरी या मैरिज एनिवर्सरी, है ना। तो यही है टाइमलाइन भी, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स को मार्क करता है ह्यूमैनिटी के स्टार्टिंग से लेके प्रेजेंट टाइम तक। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को पता लगाने के मैम सोर्सेज क्या हैं, तो इतने सारे सोर्सेज हैं, आपके बुक में दिया है। पहली अगर हम बात करें, चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि जो है कलर मैच वो मिक्स ना हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम बात करें तो हमारे ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये हमारे ओरल सोर्सेज है, यानी जो मौखिक तौर पे हम कन्वे करते हैं मुंह से, है ना, जैसे हम बताते हैं। फिर है हमारा यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज, यानी हमें टेक्स्ट वगैरह के फॉर्म में, लिखे हुए फॉर्म में मिल जाएगा। आर्टिस्टिक सोर्स है ना, जो आर्ट वगैरह, स्कल्पचर, पेंटिंग्स के फॉर्म में मिल जाएंगे, आर्ट वगैरह वाली बात हो रही। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हमें खुदाई में मिल रहे हैं, जैसे इंस्क्रिप्शंस मिल गए, एक्सकेवेट करके जैसे हमें जो है कुछ भी पॉटरी टॉयज वगैरह मिल गए। तो अगर हम बात करें ओरल सोर्सेज की, जैसे हमने जियोलॉजीज और फोकलोर, मतलब जो लोक कथा है, जो हम मुंह से कहानी सुना रहे हैं, है ना, जैसे सालों पहले किसी ने कहानी सुनाई होगी, वही कहानी आज तक हमें पता है, तो वो कैसे स्प्रेड हुई, वो ओरल फॉर्म में, मतलब कहानी के फॉर्म में, किसी ने आपको किसी ने मुंह से बोली, आपने सुनी, मतलब पुराने टाइम पे किसी ने सुनी और आज तक हम उसके बारे में जानते हैं, है ना। जियोलॉजिकली जैसे वंशावली हो गई राजाओं की, कौन सा राजा कब पैदा हुआ, उसका बेटा, इस तरीके से, है ना, यानी ओरल फॉर्म में। लिटरेरी सोर्सेज यानी जैसे इंडियन लिटरेचर की बात करें, है ना, इंडिया की चीजें, तो वैदिक टेक्स्ट वगैरह हो गए,
इतिहास हो गए, है ना, पोम्स हो गए, प्लेज हो गए, हिस्टोरिकल टेक्स्ट हो गए, कलेक्शन हो गई स्टोरीज की, है ना, सोसाइटी के या टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट हो गए। तो इन सब में जो भी इंडियन टेक्स्ट है यानी लिखित फॉर्म में हमें मिलता है उसे लिटरेरी सोर्स बोलते हैं। तो उसमें भी इंडियन लिटरेचर यानी जो इंडिया से मिल रहा है, फॉरेन अकाउंट्स यानी जो बाहर वालों से हमें मिल रहा है, जैसे बाहर के आए कोई, है ना, फैशन वगैरह आए, वो आए इंडिया में ट्रेवल करने काम से, तो उन्होंने जो भी उन्होंने जानकारी ली, जो भी समझा हमारी सोसाइटी को सबको, तो उन्होंने ट्रैवलॉग में लिख दिया, हमें उससे हमारे इंडिया का इतिहास पता चलता है ना, जो भी क्रॉनिकल्स वगैरह हुए, कहानियां वगैरह, उनसे पता चलता है। तो बेसिकली फॉरेन अकाउंट्स यानी बाहर के अकाउंट से, बाहर की इंफॉर्मेशन से मिल रहा है। आर्टिस्टिक सोर्स यानी आर्ट वगैरह वाली, है ना, कला वाली, जैसे पेंटिंग्स से हमें समझ में आ गया कि कुछ, कि भाई हाँ ये इस जमाने का, इस डायनेस्टी का है ना, कुछ पैनल्स, स्टोन पैनल्स में देख लिया कि भाई ये रामायण का बना है, महाभारत का बना है, इस राजा का बना है ना, या बुद्ध भगवान का बना है। स्कल्पचर्स, डिजाइन वगैरह, इनसे, इनकी बात करें, मूर्ति वगैरह, इनसे पता चल रहा है। तो ये हमारे आर्टिस्टिक सोर्स है कि भाई मूर्ति देख के हमें समझ में आ रहा है, जैसे हड़प्पा वगैरह से निकली थी, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, जो खुदाई में मिलते हैं, तो इस पे भी क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जैसे जो हार्ड सर्फेसेस पे लिखे जाते हैं कार्विंग करके, है ना, जैसे स्टोन वगैरह, मेटल पे। मनुस्क्रिप्ट मिल गई जो लीफ पे लिखे जाते हैं, कॉपर प्लेट्स में कुछ मिल गया, कॉइन्स में मिल गया। तो बेसिकली इंस्क्रिप्शंस, इनको देखकर हमें समझ में आ गया कि अरे भाई ये सिक्के रोमन एम्पायर के टाइम के, ये सिक्के गुप्त एम्पायर के टाइम पे, ये सिक्के अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, ठीक है। कैसे पता चल रहा है, इन सिक्कों को देख के, इंस्क्रिप्शंस को देख के। फिर बात करें स्ट्रक्चर, जैसे कुछ मॉन्यूमेंट्स, डिजाइन वगैरह देख ली, माउंट्स, है ना, टॉम वगैरह, ये सारी चीजें देख ली। एक्सकेवेशन यानी ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स के रिमेन जो खुदाई करके मिले, उनसे स्टडी कर ली कि भाई ये तो उस जमाने के बोन से, यानी वो जानवर पहले हुआ करते थे, अब नहीं है ना, इंसान ऐसे हुआ करते थे, उनकी स्टडी करी जा रही है ना। टूल्स एंड वेपन्स, कुछ भी टूल्स, हथियार वगैरह मिल गए तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये तो हड़प्पा के टाइम के या ये गुप्त एम्पायर के टाइम पे, ठीक है। फिगराइंस एंड ऑर्नामेंट्स, कुछ भी फिगर वगैरह या कुछ भी गहने वहने मिल गए तो हम कह सकते हैं भाई हड़प्पा के टाइम पे गहने यूज हुआ करते थे, है ना, यहाँ वैदिक सोसाइटी के टाइम पे यूज हुआ होते थे, है ना। पोर्ट्री टॉयज के डिजाइन से समझ में आ गया। बरियर्स की, जिनको दफनाया जाता है, उससे समझ में आया कि भाई इस स्टाइल से दफनाया जाता है, तो ये उस जमाने की मेगालिथिक वगैरह ये सारी साइट्स हैं। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है, इतनी सारे जो है सोर्सेज हैं, ये सूत्र है जिनके थ्रू हमें इतिहास का पता यहाँ पे चलता है। तो हमने क्या देखा, ओरल सोर्सेज जो बोल वगैरह बोल के हम कन्वे करते थे, है ना, जो आज भी हमें पता है। जो अगर बात करें लिटरेरी सोर्सेज, जो चाहे हम इंडियन के टेक्स्ट वगैरह से मिल रहे हैं, इंडियन अकाउंट से मिले या फॉरेन अकाउंट से मिले, टेक्स्ट के फॉर्म में, लिटरेचर मतलब लिटरेरी मतलब लिखित बुक्स के फॉर्म में, है ना। आर्टिस्टिक सोर्स, आर्ट जो हमने मूर्ति देख ली, पेंटिंग्स देख ली, पैनल्स देख ली, उसके फॉर्म में। आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो खुदाई वगैरह करके मिले, जैसे मॉन्यूमेंट्स, माउंट मिल गया, है ना, टूल्स, वेपन्स मिल गया, एक्सकेवेशन, इंस्क्रिप्शंस की बात करें, मनुस्क्रिप्ट्स, कॉपर प्लेट्स वगैरह मिल गई, ठीक है। तो मजा आ रहा है, ओपी स्टाइल में हम पढ़ रहे हैं, विद इन 15 मिनट्स चैप्टर को समझ रहे हैं, आधे से ज्यादा हो गया है। अब ह्यूमन हिस्ट्री की बिगनिंग की बात करें तो मॉडर्न ह्यूमंस, होमोसेपियंस की बात करें तो वो प्लेनेट पे कब आए थे, लगभग 3 लाख, है ना, 3 लाख ईयर्स पहले। अर्ली ह्यूमंस फेस मैनी चैलेंजेस फ्रॉम नेचर। अब ऐसा तो था नहीं कि ऐश अय्याशी की आराम की जिंदगी थी भाई, ना उस टाइम पे एसी, ना ढाकने के लिए कुछ भी उनको पता तो था नहीं, तो बेचारे हार्श लिविंग कंडीशंस में जीते थे, है ना। कैसे रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, हमारी तरह नहीं कि मुंह टेढ़ा करके रह रहे हैं, मिलजुल के रहते थे, है ना, बैंड्स में, ग्रुप में रहते थे। और यहाँ पे क्या था, जैसे टेम्पररी कैंप्स में रह रहे हैं, है ना, रॉक शेल्टर्स में, रॉक के अंदर छुप के रह रहे हैं, केव्स में रह रहे हैं, गुफाओं में रह रहे हैं। यहाँ पे क्या होता था, इनकी जो भी भाषा होती थी उसी भाषा में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, अपनी जो भी लैंग्वेज है वो यूज करते थे, जो भी उस जमाने में यूज करते होंगे, जो हमें भी नहीं पता है, वो जब उस टाइम पे अब गायब हो चुकी है। यहाँ पे क्या होता था, इन्होंने फायर का यूज करा खाना वगैरह बनाने के लिए, और भी चीजों के लिए, है ना, ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, पेंटिंग बनाते थे, है ना, सिंबल्स वगैरह बना रहे हैं, जो भी उनकी दिनचर्या में चीजें हो रही है। उस टाइम पे आईजी वगैरह, फेसबुक तो होता नहीं था, है ना, यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं, तो बेचारे क्या करेंगे, यही करेंगे, ग्रुप्स में रहते थे। तो इस तरीके से इंसान का इतिहास था। फर्स्ट क्रॉप्स की बात करें तो स्टार्टिंग में पहली क्रॉप्स, मतलब ये क्रॉप्स वगैरह कब से ग्रो होने लगी, क्योंकि पहले के लोग तो हंटिंग गैदरिंग करते थे। तो क्या था, अगर हम बोले आइस एज था, है ना, आइस एज था जो बहुत सालों चला, लगभग 1 लाख टू अराउंड 12,000 ईयर्स अगो तक। लेकिन जब आइस एज खत्म हुआ, जो है क्लाइमेट वार्म होने लग गया, नदियां गल के, जो है ग्लेशियर वगैरह, नदियां गल, मतलब ग्लेशियर गल के, बर्फ गल के नदियों में जा रही थी, तो ऐसे में लैंड फर्टाइल हो रहा था, मतलब लिविंग कंडीशन इंसानों के लिए इंप्रूव होने लग गई। वर्ल्ड के बहुत से पार्ट में लोग सेटल होने लग गए, जो है जैसे उनको समझ में है कि भाई हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, जो अनाज है, जो हमारे खाने पीने के लिए, हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उन्होंने सीरियल्स वगैरह, अनाज जो है उगाना स्टार्ट करा। उनको समझ में आया कि हम जानवरों को पाल सकते हैं, जानवरों से हमें मीट मिलता है, खाल मिलती है, या जानवरों से दूध मिलता है, ऊन मिलता है, तो उन लोग जानवर पालने लग गए, है ना। विद मोर फूड अवेलेबल एंड दीज कम्युनिटीज ग्रू इन साइज एंड नंबर, धीरे धीरे और ग्रू करने लगे। मतलब पहले गांव है, फिर बड़े गांव बने, इस तरीके से टाउन्स बने, सिटीज बनी, है ना। और ये कहाँ सेटल होते थे, रिवर्स के पास। इसलिए नहीं कि रिव्यू अच्छा आ रहा है,
इसीलिए भी कि पानी भी मिल रहा है, जानवरों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ में पानी के पास की जगह फर्टाइल होती है जो कि क्रॉपिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए अच्छी होती है ना। तो इसके कारण क्या होता था, क्रॉप्स जो ग्रो होती थी उसकी प्रोसेस काफी ईजी हो जाती थी। तो इस तरीके से लोग यहाँ पे जीते थे, ठीक है। सो आई होप आपको चैप्टर का क्विक रिवीजन 15 मिनट में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलना है ना। और मैं आपसे यही बोलूंगी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। और जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेगी। कमेंट सेक्शन में बता देना कि कैसा लगा और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। साथ में आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस आप ले सकते हैं, बैचेस जो आते रहते हैं, डिस्काउंट मिलता रहता है, बढ़िया बढ़िया, है ना। आप क्या कर सकते हैं, मेरा कोड KG09 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। सो इसी तरीके से हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के क्विक रिवीजन में, या हम कह सकते हैं बढ़िया ओपी सीरीज में, ओपी स्टाइल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।